Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of human health and disease. So let's start the discussion. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बेस्ट इमेजिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू डायग्नोस द बोन ट्यूमर. बोन ट्यूमर के लिए हमने टेक्निक बतानी है जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले बेटा ऑप्शन हमारे पास है सीटी स्कैन. नाउ सीटी स्कैन इज़ नॉट यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग द बोन ट्यूमर और द कैंसर. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है MRI विच इज़ अगेन नॉट यूज्ड फॉर पर्टिकुलरली फॉर द बोन ट्यूमर क्योंकि बोन ट्यूमर पूछा गया क्वेश्चन में. थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है बेटा बायोप्सी. बायोप्सी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द टिश्यू जिसमें बोन का एक टिश्यू का पार्ट लिया जाता है तो उसको बायोप्सी किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है टू डिटेक्ट द ट्यूमर. नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. डी अगर आप देखो अल्ट्रासोनोग्राफी इट इज़ नॉट अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द बोन ट्यूमर. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड बायोप्सी. सेकेंड आता है स्मोकिंग इंक्रीज डैश कंटेंट इन द ब्लड. स्मोकिंग में अगर टोबैको है कॉमनली जो यूज़ किया जाता है बीड़ी या सिगरेट में तो उससे बेटा जिस गैस का कंटेंट आपके ब्लड में इंक्रीज होगा वो बहुत ही टॉक्सिक और हार्मफुल गैस है एंड दैट गैस इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरफेयर करेगा जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग से विच विल अफेक्ट द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो बी आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द स्मोकिंग. नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन गैसेस का कंटेंट नहीं बढ़ता, जिसका बढ़ेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज़ अ वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैस. तो सेकंड में करेक्ट ऑप्शन आता है ए ऑप्शन. थर्ड हमारे पास आता है बेटा कंपाउंड हीरोइन. हीरोइन बेसिकली ड्रग्स है जो कॉमनली यूज़ की जाती है. तो हीरोइन को कॉमनली बेटा क्या बोला जाता है? हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोला जाता है. इट इज़ द अनदर नेम फॉर द ड्रग दैट इज़ कॉल्ड हीरोइन. कोक हो गया, क्रैक हो गया, ये दोनों अलग ड्रग्स हैं. ठीक है, दीज आर नॉट हीरोइन बट दीज आर डिफरेंट ड्रग्स. हीरोइन बोला जाता है स्मैक को. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 है द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स या कैनाबिनॉइड्स या कोका एल्कालॉइड्स. और ज़्यादातर जो ये ड्रग्स हैं ये कहाँ से ऑब्टेन्ड करी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है फंजाई जो कि गलत है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीटली रॉन्ग. इन ड्रग्स को बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वहाँ से लिया जाता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन बनता है सी दैट इज़ द फ्लावरिंग प्लांट्स. डी बेटा पॉपी प्लांट्स हम नहीं ले सकते क्योंकि सारे पॉपी प्लांट से नहीं बनते हैं आपके पास. हाँ, इनके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स आप यूज़ कर सकते हो. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर 5 है निकोटिन ऑफ द टबैको स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड. अब देखो एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी का बेटा इमरजेंसी ग्लैंड है और आपको पता है इमरजेंसी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो डेफिनेटली आपके इमरजेंसी हार्मोन्स हैं. और इमरजेंसी हार्मोन्स में एक आता है एड्रीनलिन और एक आता है नॉर एड्रीनलिन. दोनों का सिक्रेशन बढ़ जाएगा फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे हार्ट रेट को, बीपी को, पल्स रेट को और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देंगे समहाउ. तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनलिन, सेकंड ऑप्शन है नॉर एड्रिनलिन और सी ऑप्शन में है बेटा बोथ ए एंड बी. तो सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द सी ऑप्शन जिसमें एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन दोनों का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा. एड्रिनलिन का सेकंड नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनलिन इज ऑल्सो नोन एज द नॉर एपिनेफ्रिन. ये इनके सेकंड नेम है. क्वेश्चन नंबर 6 आता है बेटा डायग्राम में शोइंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ. अब ये जो डायग्राम है इट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ड्रग. ठीक है, और ड्रग जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास है कैनाबिनॉइड. इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर द कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल जिसे हम ड्रग्स निकालते हैं. मॉर्फाइन का नहीं है बेटा, मॉर्फाइन इज बेसिकली अ सिंथेटिक. ऑपियोइड का नहीं है, कोका का भी नहीं है. इट इज़ फॉर द कैनाबिनॉइड. तो 6 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 7 है अ ड्रग विच इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो ड्रग बेटा डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस करेगा, सो इट विल अफेक्ट द नर्वस सिस्टम और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली। तो वो ड्रग कहाँ से ऑब्टेन्ड करी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पैपावर सोमनीफेरम, जो कि गलत है आपके पास। बी ऑप्शन है अरिथ्रोजाइलम कोका, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। इट इज द plant from where we obtain this drug, and that drug interfere with the action of the dopamine, so it affect the central nervous system. Cannabis sativa or Taxus baccata is not the right option. तो सेवेंथ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the B option. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा रिंग वॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन केस ऑफ मेन दैट इज कॉज्ड बाय फंजाई। सो रिंग वॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम। अब रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन कहाँ से हो सकता है? कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कि गलत है आपके पास। सॉइल से हो सकता है, या आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज़ करो, ठीक है, तो उससे भी वो एक इन्फेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन है फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो, इससे रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन नहीं होता है बल्कि इससे मलेरिया होता है, तो ये भी गलत है। डी है बेटा ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट से नहीं होगा, इट आइदर बाय द सॉइल और बाय यूज्ड क्लोथ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 9 है बेटा गैमीटोसाइट्स आर द सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल विच आर फॉर्म्ड इन। देखो गैमीटोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो गैमीटोसाइट वो हैं जिन्होंने गैमीट्स बनाने हैं। अब इसमें एक होता है माइक्रोगैमीटोसाइट जो कि आगे जाके मेल गैमीट बनाएगा, एक होता है बेटा मैक्रोगैमीटोसाइट जो आगे जाके फीमेल गैमीट बनाएगा। अब ये जो गैमीटोसाइट हैं ये बन तो जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन ये फर्दर गैमीट्स नहीं बना सकते क्योंकि हमारी बॉडी में टेम्परेचर है हाई और इनको चाहिए लो टेम्परेचर। वो मिलता है इनको फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो की बॉडी में। तो हमारी बॉडी में गैमीटोसाइट तक बनती हैं लेकिन गैमीट्स नहीं बनते हैं। तो गैमीटोसाइट जो बनेगा वो बनेगा आरबीसी ऑफ ह्यूमन, रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनता है। देखो पहला ऑप्शन है आरबीसी ऑफ फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो जो कि गलत है। स्टमक ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के स्टमक में नहीं बनता, ह्यूमन के आरबीसी में बनेगा। और लीवर में नहीं बनता, एक्चुअल में जो है गेमिटोसाइट वाली स्टेज है ये आरबीसी में मिलती है, नॉट इन केस ऑफ लिवर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा विच डिसऑर्डर इज नॉट रिलेटेड विद द स्मोकिंग। कौन सा डिसऑर्डर है जो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है? देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर या फिर थ्रॉट कैंसर। तो इसमें जितनी भी डिसऑर्डर्स आपको दी हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये सारी की सारी डिसऑर्डर बेटा स्मोकिंग से रिलेटेड है, सारी की सारी A to Z, एंड इट इज एज इट इज रिटन इन योर NCERT ऑल्सो। क्लियर? तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ऑल आर रिलेटेड विद द स्मोकिंग। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा विड्रॉल सिम्टम। देखो विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहल एडिक्ट है, मतलब जिसको चाहिए ही चाहिए अल्कोहल, जिसको 24 आवर या तो ड्रग्स चाहिए या उनको अल्कोहल चाहिए, अगर बीच में थोड़ा गैप पड़ जाता है उनको ये चीज़ नहीं मिलती है तो दे स्टार्ट शोइंग सम काइंड ऑफ द सिम्टम्स। एंग्जाइटी होती है उनमें, नोजिया या हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर वो स्पीच नहीं दे पाते हैं, स्वेटिंग बहुत होती है, तो इनको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स जो उनमें हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि उनकी बॉडी को वो चीज़ चाहिए उस टाइम पे। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको विड्रॉल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें एंग्जाइटी भी है, नोजिया भी है, शेकीनेस भी है, स्वेटिंग भी है, सब कुछ होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन है बेटा एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर द कॉम्प्लेक्स। अब जो एंटीबॉडीज है वो किस चीज़ की बनी है? कॉम्प्लेक्स है तो समझ जाओ 2 मॉलिक्यूल से बनी होंगी, इट इज़ लाइक अ मिक्सचर। तो देखो पहला दिया है ग्लाइकोप्रोटीन जो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। सेकेंड है लिपोप्रोटीन विच डू नॉट फॉर्म द एंटीबॉडी, स्टीरॉयड नेवर फॉर्म द एंटीबॉडी, प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ कंपाउंड, इट इज नॉट एन एंटीबॉडी। तो 12th नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन। अब लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स बेसिकली होते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है बॉडी को इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अब आप ये देखो कि लिम्फोसाइट बेटा दो तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अगर हम यहाँ पर लिम्फोसाइट की पर्टिकुलर बात करें कि लिम्फोसाइट हमें किस तरह की इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं बेटा इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर है, बिल्टअप है आप में, एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड वो होता है जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करोगे। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड, दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सी ऑप्शन हम इंक्लूड नहीं कर सकते, डी बेटा एलर्जिक रिएक्शन गलत है। तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द सेल ऑफ द सेलुलर बैरियर ऑफ इन इनेट इम्यूनिटी इज नॉट इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं है वो बताना है हमने। मोनोसाइट फैगोसिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफाज फैगोसिटिक सेल्स हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स ये भी बेटा आपके फैगोसिटिक्स हैं। तो इओसिनोफिल जो है वो फैगोसिटिक नहीं है, बिकॉज इओसिनोफिल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ताकि उस एलर्जी को कम कर सकें। दे आर नॉट फैगोसिटिक इन नेचर। तो 14th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 15 है बेटा, सलाइवा इन माउथ फॉर्म विच बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। अब आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी आप में बिल्डअप है, बाय बर्थ ये आप में प्रेजेंट है, जो आपको फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसमें सलाइवा है जो माउथ में है, क्योंकि बेटा सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, एंड दिस लाइसोजाइम इज एंटी बैक्टीरियल, और एक इसमें होते हैं थायोसाइनेट आयंस जो कि होते हैं एंटी माइक्रोबियल। सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। तो ये कौन से तरह की प्रोटेक्शन को बिलोंग करते हैं? फिजिकल, नॉट फिजिकल। फिजिकल में स्किन आती है, फिजियोलॉजिकल बिल्कुल सही है, सेलुलर नहीं है क्योंकि सेलुलर में बेटा सेल आते हैं, साइटोकाइन भी नहीं है, साइटोकाइन इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? तो जो सलाइवा है माउथ में वो हमें प्रोवाइड करता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि पार्ट है हमारी इनेट इम्यूनिटी का। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 16 है बेटा, विच सेल डज नॉट सीक्रेट द एंटीबॉडी बट हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस देम। देखो जो आपके टी लिम्फोसाइट है उसमें टोटल ना 4 कैटेगरीज आती हैं, अगर आपको याद हो। TH यानी कि हेल्पर सेल, TC साइटोटॉक्सिक सेल, TS सुप्रेसर सेल, TM मेमोरी सेल। अब इसमें जो हेल्पर टी सेल हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे बी सेल को और बी लिम्फोसाइट को, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो मेमोरी टी सेल ऑप्शन में निकल गया, किलर टी सेल भी निकाल दो, साइटोकाइन टी सेल भी गया, तो बचा कौन सा? हेल्पर टी सेल। तो 16 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। नंबर 17 है बेटा, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। ऑर्गन कैसा है? बीन शेप्ड है, जो मेनली जिसमें लिम्फोसाइट है, फैगोसाइट हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रोब। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्प्लीन की। तो स्प्लीन जो है वो रेजरवायर भी है ब्लड का, क्योंकि ये बहुत सारे आरबीसी या ब्लड को बेटा स्टोर भी करता है। इवन हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी यहीं पे आके फाइनली खत्म होते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो बीन शेप लिखा है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो यहाँ पर बात हो रही है स्प्लीन की। थाइमस या बोन मैरो या माल्ट इसमें नहीं आते हैं, इट इंक्लूड द स्प्लीन। तो 17 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस दैट इज कॉल्ड द RA। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले बोलते कि लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव। अब इसमें बेटा लिम्फोसाइट का कोई लेना देना नहीं है, they are not related with this because this is an autoimmune disorder. Body attack the self cell, that is correct. जब आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भूल जाता है। तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के लिए बनती हैं वो उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉडी अटैक द सेल्फ सेल।
More antibodies are produced in the body? No. The ability to differentiate the pathogen or the foreign molecule from the self is lost. बिल्कुल सही, इसीलिए तो इसको ऑटोइम्यून बोला जाता है. तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज अ सेकंड एंड फोर्थ, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन है करेक्ट. तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिंग वॉर्म. तो रिंग वॉर्म के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो हमने बताना है. बेसिकली रिंग वॉर्म जो है बेटा वो फंगल इन्फेक्शन है हमारे पास, ठीक है. तो फंगल इन्फेक्शन में इट इज ऑब्वियसली कॉज्ड बाय द फंजाई. तो जैसे फर्स्ट है माइक्रोस्पोरम, इट इज अ फंगल member. Trichopython again fungi. Epidermopython again fungi. तो ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म हैं जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में. लेकिन अगर आप डी ऑप्शन देखो बेटा, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज बेसिकली अ मलेरियल पैरासाइट एंड इट इज अ मेंबर ऑफ द प्रोटोजोअन. इसको प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा बोला जाता है. सो इट डू नॉट कॉज द रिंग वॉर्म इन केस ऑफ ह्यूमन. तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 20. अ पर्सन विद द सिकल सेल एनीमिया. अब देखो अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसका जीनोटाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं एच बी एस. मतलब उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो म्यूटेटेड है, ठीक है. तो अगर ऐसे पर्सन के केस में हम देखें तो इसको है तो चलो सिकल सेल एनीमिया, लेकिन क्योंकि बेटा इसके हीमोग्लोबिन म्यूटेटेड है तो इसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो दैट पर्सन इज टोटली इम्यून्स टू द मलेरिया. ये इसको एक बेनिफिट है, एडवांटेज है. तो फर्स्ट है मोर प्रॉन टू मलेरिया, जो कि गलत है आपके पास. मोर प्रॉन टू थायराइड, नॉट एट ऑल. लेस प्रॉन टू मलेरिया, ये क्लियर है आपके पास. पर्सन को मलेरिया के चांसेस नहीं होते हैं अगर उसके पास म्यूटेटेड जीन है फॉर द सिकल सेल एनीमिया. तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि डी में लिखा है लेस प्रॉन टू टाइफाइड, जो कि अगेन गलत है. 21st आता है बेटा, द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट द अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज. मान के चलो आपकी बॉडी में कोई एक गिवन सेल है और इस सेल के अंदर सपोज करो कोई वायरस एंटर कर गया, तो अब इस सेल को हमने बोल दिया वायरल इन्फेक्टेड सेल. तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो बेसिकली बेटा कंपाउंड सिक्रेट करते हैं जिनको इंटरफेरॉन बोला जाता है, ठीक है. या शॉर्ट में आप इनको आईएफ भी बोल सकते हो, इंटरफेरॉन. ये क्या करेंगे, बाकी जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि वायरस उनके ऊपर इन्फेक्शन कॉज ना कर सके. तो ये एक तरीके का बॉडी का सिस्टम है कि बॉडी इसमें अपने आप को बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. समझ रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ द सेलुलर बैरियर विच प्रोवाइड्स यू द इम्यूनिटी एंड इट इज अ काइंड ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. तो सेरोटोनिन कंपाउंड नहीं है, कोलोस्ट्रम नहीं है. इंटरफेरॉन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21. हिस्टामिन इज नॉट अ कंपाउंड विच इज रिलीज्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल. तो 21st में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 22. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू और द ऑर्गन टू सेव द सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल्स ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू और ऑर्गन बाय द पेशेंट. तो ये बहुत बारी देखा गया है कि जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, इवन अगर जैसे कॉमनली किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो उसमें देखो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी केसेस में देखने को मिलते हैं. विच टाइप ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन. तो ऐसे के लिए जो रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो बेसिकली बेटा टी लिम्फोसाइट होंगे. अब मैंने आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट जो हैं वो WBCs हैं, जिसमें टोटल 4 टाइप हैं. TS है, एक आपके पास TM है, एक TC है, एक TH है. TH हेल्पर टी सेल है, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल, TM मेमोरी टी सेल और TS सप्रेसर टी सेल. तो ये बेसिकली जो रिजेक्शन देखने को मिलेगा ये तब मिलेगा अगर इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस नहीं हुआ है. इट विल रिजेक्ट द ऑर्गन और द टिश्यू. सो इट इज ड्यू टू द TS और यू कैन से सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. ऑटो इम्यून इसको नहीं बोला जाता है. हीमोरल आप नहीं बोल सकते बिकॉज बेटा हीमोरल इज रिलेटेड विद द बी लिम्फोसाइट. फिजियोलॉजिकल नहीं है, इट इज एक्चुअली द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो 22nd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन.
देन क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन। स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट जब किसी पर्सन को सपोज करो एंटी वेनम दिया जाता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें बेसिकली होती है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, एट कंटेन द एंटीबॉडीज जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। एंटीजन नहीं होगा क्योंकि एंटीजन एंटीजन को किल थोड़ी कर सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आप दे सकते, एंजाइम भी नहीं दिए जाते, उसमें एंटीबॉडीज दिया जाता है ताकि वो उस एंटीजन या फॉरेन मटेरियल को न्यूट्रलाइज कर सके। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इसमें दी जाती हैं। तो 24 में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है बेटा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। कौन सा वाला है जो लिम्फॉइड टिश्यू में काउंट नहीं होता है, मे बी इन द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखो इसमें स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया, दे कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू, सो दे प्रोवाइड्स यू द इम्यूनिटी, बट द अपेंडिक्स इज नॉट कम्स अंडर द लिम्फॉइड टिश्यू। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। Then 26 है बेटा, which of the following gland is large size at the birth but reduces in the size with the aging। तो इस फिनोमिना को एट्रॉफी बोला जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता जाएगा, जिस वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। तो जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना उनका इम्यून सिस्टम इसीलिए वीक हो जाता है। तो इस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, थाइमस ग्लैंड, क्योंकि इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पीनियल, पिट्यूटरी एंड थायराइड आर नॉट रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। 27 है बेटा हीमोजोइन। अभी देखो हीमोजोइन क्या होते हैं, जब भी आपको प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होगा यानी कि किसी भी पर्सन को मलेरिया होगा, तो मलेरिया में जो ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ये एंटर करता है आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में, और वहाँ जाके हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है जो एक तरीके से इसका खाना है। तो जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसमें से बेटा टॉक्सिक कंपाउंड निकलता है, दैट टॉक्सिक कंपाउंड इज कॉल्ड द हीमोजोइन ग्रेन्यूल। तो अगर ये ग्रेन्यूल आपके ब्लड में रिलीज हो गए, जैसे कि आरबीसी टूटेंगे तो ये कंपाउंड बेटा ऑब्वियसली आपके ब्लड में रिलीज होगा, तो उस टाइम पे यू स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हाई फीवर, ठंड लगना, बॉडी एक, हेड एक, एनीमिया, तो ये सब उसी टाइम पे होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रिकर्सर नहीं है बल्कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनेगा। अ टॉक्सिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, कंप्लीटली रॉन्ग, अ टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीशीज। नाउ दैट इज द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। तो जब भी आपकी बॉडी में जाके आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल। डी भी गलत है बेटा आपके पास, तो 27 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, सी ऑप्शन। 28 आता है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो HIV में ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टैमिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपने एक हेल्दी पर्सन को ब्लड दिया तो HIV के चांसेस पूरे पूरे हैं। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, उससे भी HIV हो सकता है। शेकिंग हैंड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अब ये गलत है। तो वो टीवी में एड्स आती है ना कि हाथ मिलाने से, साथ बैठ के खाना खाने से, छूने से एड्स जो है वो नहीं फैलता है। तो सी ऑप्शन आपके पास टोटली यहाँ पर रॉन्ग है रिगार्डिंग द एड्स। डी में बोला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये है क्योंकि तभी बेटा इसको STD भी बोला जाता है। तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, एनसेफेलाइटिस, सिफिलिस, देखो सिफिलिस तो है डेफिनेटली, विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, विच इज कॉज्ड बाय HIV, तो ये भी STD है। ट्राइकोमोनियासिस, विच इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, ये भी बेटा STD है। तो बचा कौन सा, एनसेफेलाइटिस, दैट इज द डिसऑर्डर विच इज नॉट STD। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन। 30th हमारे पास है, अमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलेटिका, और एंटमीबा हिस्टोलेटिका हमारे पास क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है फंगल जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है,
बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, अगेन रॉन्ग। सी ऑप्शन है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। नाउ दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बेसिकली ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा को, और प्रोटिस्टा में ये आता है बेटा थर्ड ग्रुप में, जिनको बोला जाता है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, एंड इट इज पैरासिटिक इन नेचर। इट कॉजेज द डिजीज इन केस ऑफ ह्यूमन, और ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहां पर डिजीज कॉज करता है, विच इज कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री और अमीबोइसिस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस को नहीं बोला जाता है, इट इज बेसिकली अ प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। तो 30th में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? सी ऑप्शन। 31st है बेटा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम फॉर द मेन। देखो प्लाज्मोडियम के लिए जो मेन है वो एक तरीके का ना सेकेंडरी होस्ट है, जिसकी बॉडी में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा और सिम्टम शो करेगा। तो हमारी बॉडी में व्हाट विल हैपन, जब आपको मलेरिया जो एनोफिलस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जब ये मॉस्किटो बेटा आपको बाइट करती है तो बाइटिंग के टाइम पे आपका ब्लड सक करेगी और आपके बॉडी में वो अपना स्लाइवा इंजेक्ट कर देगी। इसके स्लाइवा में होती है इन्फेक्टिव स्टेज जो कि स्पिंडल शेप है, और इसको कॉमनली नाम दिया जाता है स्पोरोजोइट। क्या बोला जाता है? स्पोरोजोइट। तो देखो पहला लिखा है मीरोजोइट, जो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं मानी जाती है ह्यूमन में। ookinete is not the infective stage, it is the C which include the sporozoite. तो क्वेश्चन नंबर 31 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। सो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन। तो पहले देखो ब्लास्टोमाइकोसिस है, माइको है तो फंगल है, तो इट इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। सिफिलिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। Influenza is caused by the virus, और D है बेटा babesiosis which is caused by the protozoan protista that is known as the babesia. Basically जो babesia है it is a protozoan protista that causes the disease which is कॉल्ड प्रोटोजोअन डिजीज। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन। तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट ऑर्डर हम लोगों के पास आता है 32nd में, दैट इज द डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33। इन द हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश द सेल्फ सेल फ्रॉम द नॉन सेल्फ। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक द सेल्फ सेल, देन इट लीड्स टू व्हाट? अगर वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो इसमें आप अपने सेल्फ, जो मेन आपके जो अच्छे सेल्स हैं, खुद की बॉडी के सेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दोगे, तो इसमें बेटा ऑटो इम्यून बोला जाता है इसको। ठीक है, तो होता तो देखो ऑटो इम्यूनिटी है, लेकिन अगर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे अगर इसको देखा गया, ट्रांसप्लांटेट करेंगे तो अगर सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं होगा तो इसमें ज़्यादातर हम लोगों के पास प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। वो इसी वजह से है क्योंकि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपका इम्यून सिस्टम कर नहीं पाता। तो एबनॉर्मेलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, जिस वजह से प्रॉपर्टी आपकी लॉस्ट हो गई तो बॉडी जो है वो सेल्फ सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, जब हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो अगर उस टाइम पे ये चीज़ हो गई तो डेफिनेटली वो जो ऑर्गन है या जो टिश्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उसको एक तरीके से फॉरेन कंसीडर करेगा। ठीक है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स इसमें नहीं आता, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं आता। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो टर्म है वो यहाँ पर आप पर्टिकुलर यूज कर सकते हो, बट नॉट द पर्टिकुलर ऑटो इम्यून डिजीज। इट इज द बी विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस कंडीशन। तो 32nd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। देन 34 आता है बेटा हमारे पास। 34 में है इफ अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद टेटनस वी शुड डेवलप द टेटनस इम्यूनाइजेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग। हमें उसमें टेटनस के लिए इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए बेटा उसकी बॉडी में ना हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल देते हैं, जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं वो डाल देंगे, और इसी वजह से इनको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। पैसिव का मतलब होता है बने बनाए एंटीबॉडीज आप दे रहे हो अगले को ताकि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। वीकेंड जर्म नहीं दिया जाता, पैथोजेनिक एजेंट नहीं दिया जाता, उसको ऑलरेडी
बने बनाए एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर किए जाते हैं उसकी बॉडी में, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो सके। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 35th है बेटा माल्ट। माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट दिस परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। अभी माल्ट है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, जिसमें कि हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, और भी कुछ मेन ऑर्गन्स है बेटा जिनकी इनर लाइनिंग में म्यूकोजा एज अ इनर लेयर प्रेजेंट है, दैट ऑल्सो कंटेन द लिम्फॉइड टिश्यू, जो एक तरीके से आपकी बॉडी को इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वो कितना परसेंट आपकी बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, जो माल्ट है आपके पास, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो डी ऑप्शन है, दैट इज द 50% विच इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। देन आता है बेटा 36 LSD। LSD बेसिकली हमारे पास एक तरीके का ड्रग है। तो LSD का फुल फॉर्म यहाँ पर आता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। सो दिस इज द काइंड ऑफ द ड्रग विच इज हाईली स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो आप इसको, एंड इट प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट इन द पर्सन अगर वो इसका इंटेक करते हैं। हेलुसिनेशन कॉज करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका। ठीक है, तो इसको डिराइव किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से। तो बेटा इसमें ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। ऑर्गेनिज्म है क्लेविसैप्स परप्यूरिया। ठीक है, स्यूडोमोनास पुटीडा से नहीं निकलता, कैनाबिस इंडिका प्लांट है, कैनाबिस सटाइवा प्लांट है, ये निकलता है फंजाई से, क्लेविसैप्स परप्यूरा। तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 37 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एड्स। देखो HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। साथ बैठ के खाना खाने से, छूने से, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू द HIV इन्फेक्शन। बिल्कुल नहीं, ड्रग एडिक्ट में तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्शन के लिए वो इंजेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, नीडल्स यूज़ करते हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं उसमें, दे आर हाईली ससेप्टेबल। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। एड्स इज नॉट क्योरेबल डिजीज, इट इज़ नॉट क्योरेबल। इसको हम प्रॉपर ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं इसके लिए, लेकिन इसको कम्प्लीटली बेटा क्योर नहीं किया जा सकता। The causative HIV retrovirus enter the helper T lymphocyte and thus reducing their number. Now this is the correct statement. इसी वजह से पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में छोटे मोटे इन्फेक्शंस जो हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो दैट विल डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑल्सो। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है बेटा, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, रिटन इन योर एनसीईआरटी। वेरी फेमस केस है आपके पास मैरी टाइफाइड का, याद है? तो इसमें देखो मलेरिया के लिए विडाल टेस्ट नहीं होता, नॉट फॉर निमोनिया, नॉट फॉर टीबी, इट इज़ बेसिकली फॉर द टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 38 में करेक्ट आंसर बनेगा डी। 39 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले है बारबिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू द क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रुथ। बारबिट्यूरेट्स जो हैं वो ड्रग्स वो नहीं हैं जो कि हम इन केसेस में यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू द पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर, ये हम दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। च्यूइंग टोबैको लोअर द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट, कंप्लीटली रॉन्ग, इट एक्चुअली इंक्रीज। ठीक है, कोकेन इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी इट एज इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन, जो कंप्लीटली रॉन्ग है बेटा। तो करेक्ट स्टेटमेंट 39 में बनता है बी स्टेटमेंट। 40th है, a certain patient suspected to be suffering from the acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommend for its detection? तो डिटेक्शन के लिए जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली बेटा ELISA है, विच इज़ कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, जहाँ पर बॉडी में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के टाइटर को देख के बताया जाता है कि
जो डिटेक्शन है डिजीज़ का वो है या नहीं है। तो विडाल तो देखो वैसे भी टाइफाइड के लिए होगा, MRI इज़ नॉट यूज्ड फॉर द इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मोनोसाइट एक सेल का नाम है, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ टेस्ट। तो टेस्ट को क्या बोला जाता है? इलाइजा। तो 40th में करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 41st है बेटा, द फिगर गिवन बिलो शो एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, नेम द पार्ट ए बी एंड सी। देखो जो ए हम लोगों के पास है ना, ए बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये जो डायग्राम आपको दिया ये एंटीबॉडीज का डायग्राम है। तो ए जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो एंटीजन से बाइंड करेगा। बी जो है वो एक्चुअल में हैवी चेन है, और सी जो है वो हमारे पास है थोड़ा लाइट चेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो उस हिसाब से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें ए एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी हैवी चेन और सी आपके पास है लाइट चेन। बाकी ऑप्शंस तो बेटा वैसे भी गलत है यहाँ पर, तो 41st में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 42nd है, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ डैश ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो किसके ऊपर जो इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है? इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बेटा मेमोरी सेल के ऊपर, क्योंकि मेमोरी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में बन के रह जाते हैं काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक, ठीक है। तो काफ़ी अगर आगे भी वो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उसको किल करने के लिए वी हैव द मेमोरी सेल। तो दे प्रोवाइड्स यू अ वेरी गुड इम्यूनिटी, दे रिटेन द पावर ऑफ इम्यूनाइजेशन। एंटीजन एज इट इज तो इन्फेक्शन कॉज करता है, पैथोजन खुद इन्फेक्शन करेगा। प्लाज्मा सेल जो है वो हैं जो उसी टाइम पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा नेक्स्ट। यहाँ पर 43 में हमारे पास है, फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड एज इन द टेटनस इन्फेक्शन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट बॉडी। तो दिस टाइप ऑफ द इम्यूनाइजेशन इज नोन एज व्हाट? तो पहले से तैयार एंटीबॉडीज अगर पेशेंट की बॉडी में डाले जाते हैं तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगेगा। अगर पहले से तैयार एंटीबॉडीज डालेंगे तो इमीडिएट उसका इम्यून रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की इम्यूनाइजेशन को बेटा पैसिव इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। पैसिव का मतलब होता है व्हेन यू इंजेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर? तो 43rd में अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं एक्टिव, एक्टिव तो वो है जिसमें आपको इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, समझे। अब यहाँ पर तो हम बने बनाए दे रहे हैं, तो बने बनाए देंगे तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। इनेट इम्यूनिटी ऑब्वियसली इनबॉर्न है, पहले से है। ह्यूमोरल इज रिलेटेड विद द बी सेल। क्लियर? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अ परफेक्ट टर्म जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो 43rd में करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। 44 है बेटा, फिजिकल कार्सिनोजन, जो कि आप में ट्यूमर या कैंसर करवाते हैं, जैसे कि यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, दे एक्चुअली कॉजेज व्हाट इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए डैमेज, क्लियर। सेकंड ऑप्शन है आरएनए डैमेज, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी आपके पास है प्रोटीन डैमेज। तो बेसिकली जो ये फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं ये हमारी बॉडी में अगर पेनिट्रेट होंगे तो इनका टारगेट होता है डीएनए। दे एक्चुअली कॉजेज द म्यूटेशन इन द डीएनए बाय कॉजिंग द डैमेज। तो 44th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 45th, ट्यूमर वायरसेस और कैंसर कॉजिंग वायरसेस को क्या बोला जाता है और उनके पास क्या है? देखो ट्यूमर वायरस या कैंसर कॉजिंग वायरसेस को ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोला जाता है। ऑन्कोजेनिक का मतलब होता है विच इज कैंसर कॉजिंग, ठीक है। और उनके पास होते हैं ऑन्कोजीन, ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन में ए ऑन्कोजेनिक वायरस है, बी बेटा वायरल ऑन्कोजीन्स हैं, जो बिल्कुल क्लियर है। सी फिर से इनकरेक्ट है। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर? So this include all the previous year questions and the other practice questions on the topic of human health and disease. That's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.